तो फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि यूपीएससी के ESIC-DD एग्जाम की प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन इस वजह से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको डाउट है कि भाई क्या हम एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए या नहीं है। एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग काफी क्लैरिटी कम है बच्चों में, तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी डाउट हैं एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग फॉर ESIC-DD एग्जाम उनको मैं रिजॉल्व करूं, ताकि आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत निश्चिंत होकर स्टार्ट कर पाएं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस एग्जाम प्रिपरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स PYQs अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो हम आपको 2022 और 2012 के PYQs को प्रोवाइड कर रहे हैं। लिंक आपको डाउनलोड करने का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये आपकी प्रिपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि यहाँ से आपको पता लगता है कि भाई पेपर किस तरह का आ सकता है, किस कंपोनेंट से किस टाइप के किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप अपने PYQs को पक्का डाउनलोड कर लीजिए। अब बात करते हैं कॉमन इन्फॉर्मेशन या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी फॉर ESIC-DD एग्जाम। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम इस वीडियो में क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे एज एलिजिबिलिटी फॉर ESIC-DD एग्जाम कि भाई एक्चुअल में क्या एज एलिजिबिलिटी है। फिर हम एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस एलिजिबिलिटी की बात करेंगे कि भाई कौन सी क्वालिफिकेशन आपको मीट करनी पड़ेगी तब जाकर आप ESIC-DD एग्जाम का जो है फॉर्म फिल कर पाएंगे। फिर हम बात करेंगे कि एज एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग बच्चों के कॉमन डाउट्स कौन से होते हैं। फिर हम बात करेंगे भाई एजुकेशन के रिगार्डिंग बच्चों के कौन से डाउट होते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया है जहां पर बच्चों के मैक्सिमम डाउट आ रहे हैं वो ये है कि भाई एक्सपीरियंस रिलेटेड डाउट्स कौन से, उनका सॉल्यूशन क्या होगा, उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बहुत सारे बच्चों के लिए जो कि काफी डाउट में है, तो मैं कोशिश करूंगा कि भाई आपके मैक्सिमम डाउट यहाँ पर रिजॉल्व हो जाए। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एज एलिजिबिलिटी फॉर ESIC-DD एग्जाम। हम बात करते हैं सबसे पहले एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट की, अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट की। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कोई मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर मेंशन नहीं करी गई है कि आप 16 साल के हों, 18 साल के हों, 20 साल के हों तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन में नहीं लिखा होता। और जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर वो 2023 के हिसाब से है, तो 21 की नोटिफिकेशन के हिसाब से है। तो यहाँ पे 2021 की नोटिफिकेशन में कोई भी मिनिमम एज लिमिट मेंशन नहीं करी गई थी एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि भाई इस बार की जो नोटिफिकेशन आएगी वहां पर भी कोई मिनिमम एज लिमिट आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। अब दोस्तों अगर मैं मैक्सिमम एज लिमिट की बात करूं तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको फॉर्म फिल करने की परमिशन 35 की एज से पहले मिलेगी। अगर आप 35 क्रॉस कर चुके हैं और अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, बट अगर आप 35 के नहीं हुए हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि भाई कितनी रिलैक्सेशन बाकी कैटेगरीज वाले बच्चों को मिल रही है, तो अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की रिलैक्सेशन है, आप 38 की एज तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप SC ST कमीशन ऑफिसर, ठीक है, या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं, या फिर आप ESIC के एम्प्लॉई हैं, या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, आप ऑटोनॉमस बॉडी के एम्प्लॉई हैं, तो उस केस में आपको 5 साल की रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। और अगर आप लोग पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल की रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे OBC वाले जो स्टूडेंट हैं वो 38 ईयर्स तक, SC ST 40 ईयर्स तक, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 45 ईयर्स तक, एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर 40 ईयर्स तक, ठीक है, ESIC एम्प्लॉय 40 ईयर्स तक, और जो बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो भी 40 ईयर्स की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एज लिमिट आपके सामने एकदम क्लियर पिक्चर में है, आप लोगों को कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जो कुछ डाउट बच्चों के आते हैं मैं आगे सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है और मैक्सिमम डाउट बच्चों के यहीं पर याद है, तो आप पहले ध्यान से क्वालिफिकेशन सुन लीजिए, फिर मैं आपको डाउट्स को आपके रिजॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 तरह की क्वालिफिकेशन है, पहली है इसेंशियल क्वालिफिकेशन और दूसरी है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। इसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है कि भाई दिस इज द मस्ट हैव क्वालिफिकेशन, कि अगर आपने फॉर्म फिल करना है तो ये क्वालिफिकेशन आपके पास पक्का होनी चाहिए। अगर ये क्वालिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ये क्वालिफिकेशन क्या है कि पहली बात तो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, मतलब यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट, ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आप लोगों के पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। कौन कौन से फील्ड में, ध्यान से सुन लीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन वाले फील्ड में, या फिर अकाउंट्स वाले फील्ड में, या फिर मार्केटिंग वाले फील्ड में, या फिर पब्लिक रिलेशन वाले फील्ड में, या फिर इंश्योरेंस वाले फील्ड में, या फिर रेवेन्यू वाले फील्ड में, या फिर टैक्स रिलेटेड मैटर्स में इन गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ऑटोनॉमस बॉडी। तो यहाँ पे आपको कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन मेंशन करी गई है कि भाई आप किस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होने चाहिए, किस तरह की जॉब का पार्ट होने चाहिए, कौन से एरियाज में आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दोनों ही चीजें मेंशन करी गई हैं। पहली बात टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंशन करी गई है, ठीक है, नेचर ऑफ जॉब मेंशन किया गया है, और इसके बाद आपको एरियाज ऑफ जॉब मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे देखो ये टर्म्स ना बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, फाइनेंस, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, रेवेन्यू, तो ये बहुत ब्रॉड एरियाज हैं
और ऑर्गेनाइजेशन भी अपने में बहुत ब्रॉड है। सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है पे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लिखा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले भी एलिजिबल हैं और स्टेट गवर्नमेंट वाले भी एलिजिबल हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कि भाई अगर आप किसी पीएसयू में हो, ठीक है, और इवन अगर आप किसी बैंक में हो तो भी आप एलिजिबल हो। और ऑटोनोमस बॉडी लाइक ईपीएफओ, लाइक ईएसआईसी, लाइक आरबीआई ग्रेड बी, जो एक एक्ट के थ्रू बनी है और किसी मिनिस्ट्री के अंडर डायरेक्टली परफॉर्म नहीं करती हैं, वो अपना इंडिपेंडेंट काम करती हैं, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप पार्ट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। देखो ऑटोनोमस बॉडी का मतलब समझ जाइए, जैसे ईएसआईसी है, ठीक है, अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है। ईपीएफओ है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, अपने आप में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1952 के एक्ट के थ्रू बनी है, ऑटोनोमस फंक्शनिंग करती है, किसी का इसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं है, अपना इनका बोर्ड है, ट्रस्टी बोर्ड है, वो जो इनका काम संभालता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर आप इनमें इन्वॉल्व हो, इनके अंदर काम करते हो, 3 साल से काम हो चुका है और इन एरियाज में काम करते हो, तो आप एलिजिबल हो। अब यहाँ पे ये बाउंड्री सेट हो गई है, कौन से एरियाज और कौन से ऑर्गेनाइजेशन, इन्हीं के बेसिस पे हम आपको आंसर देंगे आगे। और दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा कि जब आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे यूपीएससी के पास ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आफ्टर क्लियरिंग द रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर ईएसआईसी डीडी एग्जाम, तब आपके उस पर्टिकुलर परफॉर्मा के बेस पे, उस सर्टिफिकेट के बेस पे डिसाइड होगा कि भाई आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड लिखा होगा तो आप एलिजिबल होंगे, अगर अकाउंट्स का फील्ड लिखा होगा तो आप एलिजिबल होंगे। तो यहां पर आपका जो सर्टिफिकेट है, जो आपकी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन बना के देगी, दैट विल डिसाइड कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। इसके बाद दोस्तों दूसरी क्वालिफिकेशन है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है कि भाई अगर है तो बहुत बढ़िया है, सोने पे सुहागा है, तो दीज आर बेसिकली गुड टू हैव क्वालिफिकेशन, गुड टू हैव, अगर है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन मेंशन कर दी है कि भाई अगर कोई जो है ऐसा पर्सन है जिसके पास क्वालिफाई जिसने कर रखा है सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विसेज, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट से पास आउट है, या फिर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रखा है फाइनेंस में, या डिग्री इन लॉ है, तो उसको डिजायर्ड माना जाएगा। मतलब इसके ना होने से आपके फॉर्म फिलिंग में फर्क नहीं पड़ने वाला, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, यू आर स्टिल एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम, बट अगर ये होगा तो आपको शायद इंटरव्यू में एज मिल जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन करी गई है। तो आपको अब क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग मैंने थोड़ी क्लैरिटी दी है, अब हम आपके डाउट्स देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पहले डाउट्स रिगार्डिंग एज एलिजिबिलिटी, तो सबसे पहला डाउट यह था कि सर एज कैलकुलेट करने के लिए कट ऑफ डेट क्या होगी, हम कौन सी डेट से जज करेंगे कि भाई हमने क्राइटेरिया फुलफिल कर रखा है नहीं कर रखा है। देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि जो लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म होती है, उस डेट पे डिसाइड होगा कि आप कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि 15 जून 2026 को एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है, ठीक है, 15 जून 2026 को अगर नोटिफिकेशन आती है और लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की 10 जुलाई 2026 है, ठीक है, तो 10 जुलाई 2026 को चेक होगा कि भाई अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो क्या आप 35 के हो चुके हैं या नहीं हुए हैं। अगर हो चुके हैं इस पर्टिकुलर डेट पर तो आप एलिजिबल नहीं हैं, अगर नहीं हुए हो 35 के तो आप एलिजिबल हो। सिमिलरली ओबीसी कैटेगरी के लिए 38 की एज कौन सी डेट पर डिसाइड की जाएगी, कौन सी डेट पे चेक की जाएगी, इस पर्टिकुलर डेट पे चेक की जाएगी जो लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है। तो यहाँ पे कट ऑफ डेट नोटिफिकेशन में जनरली जो फाइनल डेट होती है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की, वो डेट मेंशन होती है। विल एसिक डीडी या एसिक एम्प्लॉइज गेट एज रिलैक्सेशन? यस, यू विल गेट द एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर। नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है, तो आपको डाउट नहीं लेना है। व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट टू अप्लाई फॉर एसिक डीडी एग्जाम? ये भी कुछ बच्चों को डाउट है। दोस्तों कोई भी मिनिमम एज लिमिट एसिक डीडी एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए मेंशन नहीं कर रखी है। आप 16 के हो, आप 20 के हो, आप 25 के हो, बट आप बाकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो। कौन कौन सी? डिग्री आपके पास है और आपको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो चुका है तो आप एलिजिबल हो। तो मिनिमम एज लिमिट की आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो एज रिगार्डिंग जो डाउट थे आई होप आपके रिजॉल्व हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन रिगार्डिंग डाउट ले लेते हैं। कुछ बच्चों का डाउट था कि सर जो एसिक डीडी है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए थोड़े से रिक्रूटमेंट रूल्स में बदलाव हुआ है, 2023 में अपडेट आई है। तो क्या अब जो क्वालिफिकेशन रिक्रूटमेंट टेस्ट के रूल्स में, ड्राफ्ट रूल्स में मेंशन करी गई है पोस्ट ग्रेजुएशन की, वो रिक्वायर्ड होगी? क्या पोस्ट ग्रेजुएशन वाले ही अप्लाई कर पाएंगे इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए? दोस्तों ऐसा अभी तक कुछ नहीं है, वो रूल ड्राफ्ट रूल है, उनके पास होने में काफी टाइम रहेगा। और जो नोटिफिकेशन अभी एक्सपेक्टेड है वहां पर मुझे नहीं लगता कि उस पर्टिकुलर ड्राफ्ट रूल के हिसाब से आपकी जो है एलिजिबिलिटी कंडीशन डिसाइड होगी। तो अगर आप लोगों के पास पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं भी है, आप बाकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आपके पास डिग्री है और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है 3 साल का रिक्वायर्ड फील्ड्स में, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। पोस्ट ग्रेजुएशन होनी जरूरी नहीं है इस एग्जाम का फॉर्म फिल करने के लिए। क्या फाइनल ईयर वाला स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है? दोस्तों फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट को अप्लाई करने का मौका इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि
ग्रेजुएशन के साथ आपका 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, वो भी गवर्नमेंट जॉब में, पीएसयूज में, ऑटोनोमस बॉडीज में। तो वहां पर आप अगर फाइनल ईयर में नहीं हो तो आप कैसे उनका पार्ट बनोगे और वर्क कैसे आएगा? तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी आपकी जो है नो के फॉर्म में है। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड, नो, नॉट रिक्वायर्ड। फाइनल ईयर वाला अप्लाई कर सकता है, नहीं अप्लाई कर सकता। आई हैव डन ग्रेजुएशन थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन, एम आई एलिजिबल? कि मेरी ग्रेजुएशन तो है मेरे पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन रेगुलर नहीं करी थी, मैंने इग्नू डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू करी थी, तो क्या मैं एलिजिबल हूं? बिल्कुल एलिजिबल हो, कोई यहाँ पे टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है। सर मैंने ग्रेजुएशन फलाने फील्ड में करी है, मैंने जो है बीए कर रखी है, मैंने बीटेक कर रखी है, मैंने बीएससी कर रखी है, मैंने बीकॉम कर रखा है, मैंने जो है कुछ और कर रखा है, एलएलबी वगैरह कर रखा है, तो क्या मैं एलिजिबल हूं? दोस्तों आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन क्यों ना कर रखी हो, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। तो यहाँ पे डिग्री का फील्ड मेंशन नहीं किया गया कि भाई आप इसी फील्ड वाले डिग्री वाले अप्लाई करेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा जाता। तो आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन करके आए हैं, आप 3 साल का वर्क एक्स रखते हैं डिजायर्ड फील्ड में, तो यू आर एबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम, यू विल बी एबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। क्लियर है? तो यहाँ पे ग्रेजुएशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आपके शायद रिजॉल्व हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं तो अब बात करते हैं सबसे कॉमन डाउट्स जो काफी बच्चों के थे, एक्सपीरियंस के रिलेटेड डाउट्स। तो यहाँ पे पहला डाउट ये था कि सर मैं अगर पब्लिक सेक्टर बैंक में काम कर रहा हूं तो एम आई एलिजिबल? यस यू आर एलिजिबल, क्योंकि जनरली पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर आप क्लर्क भी हैं या फिर अगर आप पीओ भी हैं, ठीक है, उस केस में आप जनरली पब्लिक रिलेशन वाले जो है डोमेन में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे चांसेस तो मैं नहीं कहूंगा, काफी हाई चांसेस ही है, ऑलमोस्ट 100% श्योरिटी है कि भाई यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, तो पीएसबी वाले जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, दे कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम, ऐसा कोई भी डाउट उनको नहीं लेना है। सर वर्किंग इन सीए फर्म, एम आई एलिजिबल? तो सीए फर्म भले ही आप अकाउंट्स वाले जो है रिलेटेड फंक्शन आप कर रहे हैं, बट अगर ये प्राइवेट फर्म है तो आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है गवर्नमेंट बॉडी, पीएसयू, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे अगर आप सीए हैं, प्राइवेट फर्म में है, तो आप एलिजिबल नहीं है। वर्किंग एज स्टेशन मास्टर इन इंडियन रेलवे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देखो स्टेशन मास्टर मतलब आप एक स्टेशन के इंचार्ज हो, बेसिकली आपका काम एडमिनिस्ट्रेशन वाला हो गया, बट आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनेगा क्या वहां पर ये वर्क एडमिनिस्ट्रेशन वाला मेंशन होगा, ये वर्ड मेंशन होगा? अगर मेंशन होगा तो आप एलिजिबल हो, अगर आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में वर्ड नहीं होगा तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो यहाँ पे वो परफॉर्मा बहुत जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जनरली मुझे ऐसा लगता है कि स्टेशन मास्टर पे क्योंकि आपका काम कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन वाला हो जाता है, then you can apply for this exam, but subject to the परफॉर्मा, वो आपको सर्टिफिकेट बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा एक्सपीरियंस वाला, क्योंकि उसी के ऊपर आपकी एलिजिबिलिटी फिर डिसाइड होगी। आई एम वर्किंग प्राइवेट जॉब फ्रॉम लास्ट 4 ईयर, 3 साल वाली कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा हूँ, 3 साल से ज्यादा मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में नहीं कर रहा, प्राइवेट जॉब में कर रहा हूँ, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? नहीं दोस्तों, प्राइवेट जॉब वाले दोस्त इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। इज टीचिंग एक्सपीरियंस वैलिड टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम? अगेन तो अगर आप उन 7 एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक रिलेशन, मार्केटिंग, रेवेन्यू, टैक्सेशन वाले एरिया से रिलेट करते हैं तो ये आप अप्लाई कर पाएंगे। अगेन टीचिंग एक्सपीरियंस से वो एरिया से रिलेट नहीं होते हैं, तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि वो आपकी एलिजिबिलिटी को अप्रूव करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और भी डाउट देख लेते हैं। वर्किंग एज साइंटिफिक असिस्टेंट इन आईएमडी, एम आई एलिजिबल? अगेन आप अपनी इस क्राइटेरिया को उन 7 फील्ड से रिलेट करो कि भाई क्या आप जो है असिस्टेंट की जब आप भूमिका निभा रहे हैं तो क्या आप पब्लिक रिलेशन वाला काम कर रहे हैं, या फिर आप जो है टैक्सेशन वाले मैटर से रिलेट करते हैं, क्या आप रेवेन्यू वाले मैटर से रिलेट करते हैं, किस मैटर से रिलेट करते हैं उन 7 में से? अगर आपको लगता है कि हाँ आप किसी पर्टिकुलर मैटर से रिलेट करते हैं और आपकी गवर्नमेंट जॉब है, यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, वर्किंग एज स्टेनोग्राफर, अगेन कहां पर स्टेनोग्राफर की जो है पोस्ट कर रहे हैं, और अगेन मुझे नहीं लगता कि आप एलिजिबल होंगे, क्योंकि आपका इनमें से कोई काम नहीं है, आप बेसिकली एक असिस्टेंट की तरह काम कर रहे हैं जो कि खुद डायरेक्टली पब्लिक रिलेशन या फिर किसी और एरिया से रिलेट नहीं करता है। अगर आप कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि सर मेरा काम ही लोगों से डील करना है, देन गवर्नमेंट जॉब 3 साल से ऊपर, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। एलडीसी इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि भाई यू आर एलिजिबल, मतलब ये वाले जो लोग हैं पक्का एलिजिबल होंगे, क्योंकि जनरली आपका काम पब्लिक रिलेशन वाले डोमेन से रिलेट हो जाता है। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैन अप्लाई, बिल्कुल अप्लाई। वहां पे गवर्नमेंट जॉब मेंशन कर रखा है, ये नहीं बोल रखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट स्टेट गवर्नमेंट जॉब। यूटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सेंटर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट आर ऑटोनोमस बॉडीज, ये भी कुछ बच्चों को डाउट था। देखो दोस्तों, ऑटोनोमस बॉडी एक ऐसी संस्थाएं होती हैं जहां पर आपको किसी मिनिस्ट्री का डायरेक्ट कंट्रोल देखने को नहीं मिलेगा, वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती हैं। फॉर एग्जांपल ईपीएफओ, फॉर एग्जांपल ईएसआईसी, आरबीआई, सेबी, जनरली ऑटोनोमस बॉडीज हैं। तो यहां पे अगर कोई एम्प्लॉय काम करता है तो वो भी एग्जाम दे सकता है ईपीएफओ का। ठीक है, इनमें भी अगर उसका 3 साल से ऊपर वर्क एक्सपीरियंस है तो वो एलिजिबल है एसएसडीडी का एग्जाम देने के लिए। ठीक है, आगे कुछ और भी डाउट थे।
वर्किंग एज ट्रांसलेशन ऑफिसर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एम आई एलिजिबल? देखो अगेन, अगर आप पब्लिक रिलेशन वाला काम कर रहे हो, आपका काम वह है और 3 साल से ऊपर आपकी जॉब हो चुकी है, तो आप एलिजिबल हो। वर्किंग एज एएसओ इन सेंट्रल गवर्नमेंट, अगेन वही कंडीशन देखिए कि आप किस फील्ड से रिलेट करते हैं। अगर आप रिलेट करते हैं पब्लिक रिलेशन से, एडमिनिस्ट्रेशन से, रेवेन्यू से, तो आप एलिजिबल हैं क्योंकि आपके 5 साल से ऊपर हो चुके हैं। वर्किंग इन जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अगर ये प्राइवेट कंपनी है देन यू आर नॉट एलिजिबल। वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ एमईएस, यू आर एलिजिबल क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में हैं, एमईएस में हैं, और यहां पर आपको 3 साल से ऊपर अगर हो चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं। नॉट हैविंग वर्क एक्सपीरियंस बट डन ग्रेजुएशन इन लॉ, तो यू आर नॉट एलिजिबल। आप अगर एक फील्ड सेटिस्फाई कर रहे हैं कि भाई हम आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, लॉ में जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आप डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मीट कर रहे हैं बट आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वाली मीट नहीं कर रहे हैं, देन यू आर नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पे मैं एक बार दोबारा से समराइज करना चाहूंगा कि भाई वही भाई और बहन एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जिनको 3 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में। गवर्नमेंट जॉब आप लोग समझते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, स्टेट गवर्नमेंट जॉब, देन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में लाइक ईपीएफओ, ईएसआईसी, और आपको जो है पीएसयूज में, जिसमें इवन बैंक्स भी इंक्लूड हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उनमें अगर आप एम्प्लॉय हैं 3 साल से ऊपर तो आप एलिजिबल हैं। और दोस्तों यहाँ पे 7 एरिया से अगर आप रिलेट करते हैं उनमें आपकी वर्क प्रोफाइल मैच करते हैं और आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनेगा उसमें वो प्रोफाइल मेंशन होगी कि भाई आप एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट कर रहे थे, आप अकाउंट्स का काम संभाल रहे थे, आप पब्लिक रिलेशन का काम संभाल रहे थे, या फिर आप मार्केटिंग का काम संभाल रहे थे, आप टैक्सेशन का काम संभाल रहे थे, तो आप एलिजिबल होंगे। तो ये पूरी कंडीशंस जो है आपस में रिलेटेड है, हर कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ही आप एलिजिबल माने जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे यूपीएससी की डिस्क्रिप्शन है कि भाई अगर आप अदरवाइज वेल क्वालिफाइड है तो वो आपको रिलैक्सेशन दे सकती है, बट यहाँ पे आपको उसके बेसिस पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो रही है तभी इस एग्जाम का फॉर्म फिल करना चाहिए। तो अगर अभी भी किसी बच्चे को डाउट बचा है तो आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर योर डाउट। आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट मेंशन कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई इट आउट देयर, बट आई होप आपके मैक्सिमम डाउट यहाँ पे रिजॉल्व हो गए होंगे, अब आपको चिंता नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग पीवाईक्यूज इन एग्जाम के डाउनलोड करना चाहते हैं विद आंसर की 2012 और 22 के, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक बार आप लोगों की तरफ से मैं एक गुड वीडियो वाला जो है कमेंट देखना चाहूंगा सभी की तरफ से। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।